तो 10th क्लास जो हम ये चैप्टर कवर कर रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका एक पोर्शन द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, इसको हम डिस्कस करेंगे इस पीरियड में। तो बेटा जैसे हमने पिछले पीरियड में समझा था कि किस तरह से इटली और जर्मनी एज अ नेशन यूनिफाइड हुए और उन्होंने यूरोप में एक नई तरह के ट्रेंड को जन्म दिया। उससे भी काफ़ी पहले ऐसा नहीं था कि यूरोप में नेशन स्टेट नहीं थे, यूरोप में नेशन स्टेट थे और उसमें से एक जो था स्ट्रेंज केस ब्रिटेन का भी था। किस तरह से ब्रिटेन यूनिफाइड हुआ, किस तरह से इंग्लैंड ब्रिटेन बना, ये अब हम वन बाय वन करके इसको समझेंगे। सो द मॉडल ऑफ द नोशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज़ ग्रेट ब्रिटेन। एक्चुअल में नेशन स्टेट का जो आइडिया था ये ग्रेट ब्रिटेन पे भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट होता था। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट was not the result of a sudden upheaval or revolution। ब्रिटेन में जो ये नेशन स्टेट का आइडिया था बेटा, ये कोई एकदम से कोई रेवोल्यूशन हो गई हो या एकदम से कोई ऐसी घटना हो गई हो जैसे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद जो था वो नेपोलियन आया, फिर फ्रेंच एक नेशन स्टेट की तरफ बढ़ चला था, या इटली के अंदर जो था वो जो सार्डिनिया पिटमॉन्ट ने कोई जिम्मेदारी ले ली। इस तरह से कोई ऐसा प्रोसेस हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इंग्लैंड में। और यह इसका नेशन स्टेट बनना एक अलग एग्जाम्पल है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ब्रिटेन का एक नेशन स्टेट बनना ये एक ऐसा प्रोसेस था जो बहुत लंबे समय से फॉलो हो रहा था उस पूरे रीजन में। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। अगर हम इतिहास को देखें तो 18th सेंचुरी तक ब्रिटेन नाम का कोई भी नेशन जो था वो अवेलेबल नहीं था पूरे वर्ल्ड के मैप पर। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस। और जो लोग ब्रिटिश आइल्स जो थे, द्वीप समूह जो थे, उन पर रहा करते थे, उनकी अलग अलग पहचान थी, सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। ये चार जो थे मेन थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। यानी जो ब्रिटिश आइलैंड थे या जो ब्रिटिश आइल्स थे उन पर चार मुख्य एथनिक ग्रुप जो थे, फोर मेन एथनिक ग्रुप्स जो थे वो रहा करते थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। यहाँ आपने ध्यान से इस बात को समझना है कि जितने भी एथनिक ग्रुप थे, चाहे वो इंग्लिश हो, वेल्श हो, स्कॉट हो या फिर आयरिश हो, इन सब के अपने कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। हर कोई अपने अपने कल्चरल और पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस थे अलग अलग फॉलो करते थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ। पर जैसे जैसे जो इंग्लिश नेशन था यानी जो इंग्लैंड था वो पैसों के मामले में ज़्यादा रिच होता चला गया, इम्पोर्टेंस एंड पावर, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती रही और पावर उसके पास आती रही। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। तो वैसे ही इसका प्रभाव भी इस आइलैंड में जो बाकी कंट्रीज़ थे, बाकी जो एथनिक जो ग्रुप्स थे, उनके ऊपर इसका प्रभाव बढ़ता गया। यानी जैसे जैसे जो इंग्लैंड था वो अमीर होता गया ट्रेड के द्वारा या किसी और माध्यम से, वेल्श पर, स्कॉटिश पर और आयरिश पर उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ा और ये उनको जो था उनके ऊपर हावी भी होता रहा। सो द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। बेटा कि जैसे हम सबको पता है कि इंग्लैंड में 1688 में रेवोल्यूशन हुई थी, एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हुई थी और किंग की पावर जो थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी वहाँ की पार्लियामेंट को। तो उसके बाद एट द एंड ऑफ अ protracted conflict was the instrument through which a nation state with England and its center came to be forged। उसके बाद जो ये इंग्लैंड का जो नेशन स्टेट का आइडिया था ये ख़ास तौर पर ज़्यादा जो था वो बाहर आया या ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाने लगा। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सबसे पहला काम जो हुआ वो था एक्ट ऑफ यूनियन का पास होना 1707 में। और ये एक्ट जो था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में इस एक्ट को बनाया गया था ताकि स्कॉटिश जो लैंड है या जो स्कॉटिश जो कल्चर है या स्कॉटलैंड जो है उसको एक प्रॉपर तरीके से मिक्सअप किया जा सके इंग्लैंड के साथ। और फिर उसके बाद एक नया शब्द जो था वो सबके ध्यान में आया, उसका नाम था द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो परिकल्पना थी एक्चुअल में वो स्कॉटलैंड से विलय के बाद बनी। इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इससे इंग्लैंड जो था वो इस तरह से इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट बन गया।
द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो उसमें ज़्यादातर इंग्लिश मेंबर जो थे वो मेजोरिटी में थे। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्ट्रिक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। और इस तरह से ब्रिटिश आइडेंटिटी जो थी या जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी उसके होने का एक सीधा सा मतलब ये था कि स्कॉटलैंड की कल्चरल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो थे उनको धीरे धीरे करके दबा दिया गया और उनको अपने ही कल्चर को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल पाया। द कैथलिक क्लेन्स दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश आइलैंड सफर्ड टेरेबल रिप्रेशन। वो कैथलिक जातीय समूह जो इन स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहा करते थे उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेशन को फेस करना पड़ा। whenever they attempted to assert their independence, जब भी कभी उन्होंने अपनी आज़ादी की बात की तो उनको इंग्लैंड के घोर विरोध का सामना करना पड़ा। यानी 1707 में जैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने द एक्ट ऑफ यूनियन पास किया, उस एक्ट ऑफ यूनियन के पास होने के बाद स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट बन गया और फिर इंग्लैंड की सरकार ने बहुत स्लोली और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया स्कॉटलैंड के कल्चर को, स्कॉटलैंड के ट्रेडिशन को। सो द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गायलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस। जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे उनको अपनी गैलिक लैंग्वेज बोलने की या उनको नेशनल ड्रेस अपनी पहनने की वो उनको परमिशन नहीं थी। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। और उनमें से ज़्यादातर को ज़बरदस्ती उनके ही गृह देश से, उनके ही देश से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह स्कॉटलैंड को अपने अंडर करने का एक स्टेप इंग्लैंड ने पूरा किया और ये स्टेप एक्चुअल में ले जा रहा था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की तरफ। इसके बाद स्कॉटलैंड का उसमें हो गया पार्ट। अब बारी आती है आयरलैंड की। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड को भी ठीक ऐसा ही जो भाग्य था उसका सामना करना पड़ा। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। बच्चों ये एक ऐसा देश था जो जिसमें कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दो, हालांकि हैं दोनों ये क्रिश्चियन रिलीजन के पार्ट, लेकिन दोनों सेक्ट जो थे उसमें ये कंट्री डिवाइडेड था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथलिक कंट्री। जो इंग्लिश लोग थे यानी इंग्लैंड के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद करी ताकि वो एक ऐसे देश पर अपना कब्जा जमा सकें, आयरलैंड के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकें जिसके अंदर मेजोरिटी लोग जो थे वो कैथलिक थे। यानी आप इस बात को समझो कि इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद कर रहा था और उनकी मदद करने के बहाने से वो ये चाहता था कि प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं या जो सेक्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट हैं, मानने वाले लोग हैं, वो कैथलिक मेजोरिटी वाले कंट्री यानी आयरलैंड के ऊपर अपना डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश करें। कैथलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। और जो कैथलिक रिवोल्ट्स हुए ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ उसको दबा दिया गया, उसको कुचल दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टॉन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन। और एक असफल जो विद्रोह था जिसको की लीड किया वुल्फ टैन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन ने, जो हुआ 1798 में। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो जो दूसरा पार्ट था आयरलैंड उसको भी 1801 में फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। एक नया ब्रिटिश जो देश था वो बनने जा रहा था जिसमें ज़बरदस्ती इंग्लिश कल्चर को सबके ऊपर स्टैब्लिश किया गया। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग। और जो नया ब्रिटेन बनाया गया इसका जो सिंबल था द ब्रिटिश फ्लैग, जिसको यूनियन जैक भी कहा जाता है। द नेशनल एंथम, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है नेशनल एंथम, गॉड सेव अवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर nations survived only as subordinate partners in this union। और इसके अंदर ये तीनों के तीनों जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को दिखाते थे, जो इंग्लैंड की सुप्रीमेसी को दिखाते थे, ये तीनों सिंबल कौन कौन से सिंबल? एक आपका जो था वो ब्रिटिश फ्लैग जिसका नाम था यूनियन जैक, दूसरा नेशनल एंथम और तीसरी इंग्लिश लैंग्वेज। इनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दी गई और इस रीजन के बाकी दोनों कंट्रीज, बाकी दोनों या तीनों अगर हम कहें, वेल्स भी इसमें इंक्लूड है, आयरलैंड भी इसमें इंक्लूड है, स्कॉटलैंड भी इसमें इंक्लूड है। ये सारे के सारे जितने कंट्रीज थे ये सिर्फ और सिर्फ एक सबॉर्डिनेट पार्टनर्स बनकर रह गए इस यूनियन में। यानी इंग्लैंड की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई और उसी ने लीड किया
इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को, और ये कंडीशन आज भी है। तो इस तरह से ब्रिटेन जो था वो एक लंबे प्रोसेस के बाद एज अ नेशन अमर्ज हुआ। ब्रिटेन एक नेशन बना और ब्रिटेन जो था वो इंग्लैंड से कन्वर्ट होकर वो बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो बेटा आई होप आपको ये जो पोर्शन है ये समझ में आया होगा और आपके लिए अब इजी रहेगा कि आप ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को आप इन डिटेल बता सकें। थैंक यू बच्चे।